21 घंटे का मैं उपवास रखूँगा और कल 12 बजे तक रहूँगा। और मेरा कोई राजनीति करने का इसमें कोई उद्देश्य नहीं। मेरा ये है कि ये मेरे शांतिपूर्ण उपवास से अगर ये प्रशासन जाग जाए, लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन वहाँ मिल जाए, उनकी जान बच जाए, लोगों की जान बचाना यही एक उद्देश्य है। कांग्रेस विधायक भले ही कहें कि इस धरने का सियासत से लेना देना नहीं है, लेकिन सियासतदान है तो सियासत से तो जोड़ा ही जाएगा, क्योंकि कोरोना से प्रदेश ही नहीं पूरे देश में त्राहिमाम की स्थिति है। चाहे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ हो या फिर महाराष्ट्र और गुजरात, कोरोना की दूसरी लहर से कोई भी नहीं बच पाया है। सवाल रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी का है तो इसकी किल्लत हर प्रदेश में बनी हुई है, बल्कि अचानक बढ़े संक्रमण के कारण रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देशव्यापी हो गई है। डिमांड और आपूर्ति का पूरा गणित गड़बड़ा गया है। दूसरी कमी पर मुनाफाखोरी भी भारी पड़ रही है। सरकार शायद इसे समझने में देर कर गई और सियासत को तो मानो मौका मिल गया। तो ऐसी स्थिति आ गई है, लोग अब खाने के लिए नहीं मर रहे हैं, उनके परिवार मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आ गई है, कभी इन लोगों की व्यवस्था नहीं हुई। 2-3 दिन के अंदर मैं उनके साथ, कभी मैंने आत्महत्या करी इंदौर शहर में, कभी मैंने आत्महत्या की, तो इंदौर शहर कूद के मरने लग जाएगा। मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन का कभी नहीं हुआ तो मैं तैयारी करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। मैं इस संकट से बचाने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील करता हूं, मतभेद के और कई विषय हो सकते हैं, लेकिन संकट की घड़ी में मिलकर एक हो जाएं। धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं सब मिलकर आगे बढ़े, आगे आए। मुझे खुशी है कि कोरोना वॉलंटियर्स निकल के सामने आए हैं। सरकार की अपील के बाद भी विपक्ष की तरफ से कोरोना को लेकर हमले थमे नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार सरकार की नाकामी बताकर हमलावर हैं। बात मेडिकल पॉलिसी पर होना चाहिए, लेकिन हो रही है मेडिकल पॉलिटिक्स। खैर, इसे समझना आसान नहीं है, लेकिन राम के देश में जहां संकट के समय दुश्मन देश के वैद्य से मूर्छित पड़े लक्ष्मण का इलाज कराने श्री राम ने विश्वास जताया था। ये देश उन ऋषि मुनियों का है जिन्होंने पूरी दुनिया को औषधियों का खजाना दिया है। आज इसी देश में जीवन रक्षक दवा की कमी है, जीवन बचाने वाली वैक्सीन पर अविश्वास है। क्या इस संकट काल में संयम के साथ हम अपने पुरखों से मिले मूल्यों को फिर स्थापित नहीं कर सकते? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है पॉलिसी पर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो होगी, लेकिन राजनीति का स्तर कहां तक चला गया है? ये एक सवाल कोरोना के संकट के बीच में आपके हमारे बीच में उठा है। एक समय ऐसा भी था जब दिल्ली जब भी महात्मा गांधी आते थे तो वो देश के एक नामचीन औद्योगिक घराने जो अभी भी है, उसी के नाम के घर में रुकते थे। सारी व्यवस्था उस नामचीन उद्योग घराने की तरफ से की जाती थी और उसी घर में वो दिल्ली में रुकते थे। महात्मा गांधी अगर उपवास पर बैठ जाएं या लाल बहादुर शास्त्री कोई आह्वान करें तो पूरा देश ठहर कर सुनता था। ये सवाल आज हमारे मन में भी उठता है कि देश के बड़े औद्योगिक घराने कथित रूप से चंदा तो देते हैं राजनीतिक दलों को, लेकिन राजनीतिक दलों के मन में कितना सम्मान है उनके मन में, ये एक बड़ा सवाल है। क्या आज कोई राजनेता अगर उपवास या धरने पर बैठता है तो क्या किसी बड़े औद्योगिक घराने का कोई व्यक्ति आकर ये कहेगा कि रेमडेसिविर के लिए हमने दरवाजे खोल दिए हैं महात्मा जी, अब तो महात्मा शब्द लगेगा कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। और फिर ये बात है कि क्या वो ये आके कहेगा कि माननीय जी आप मत बैठिए, रेमडेसिविर की झड़ी लगा देंगे हम, आप देश के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ बदल गया है और ये बदला भी 70, 71, 72 सालों में है सर। ऐसा नहीं है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। बहुत कुछ तेजी से बदला है। लाभ हानि का गणित है, तराजू है, तराजू पर दोनों पल्लों में नोटों की गड्डियां ही गड्डियां दिखती हैं अब, या लाभ हानि ही दिखती है। अब आप देखिए, एक तरफ लोगों की जान दांव पर है और दूसरी तरफ 5 राज्यों के चुनाव है और चुनाव के लिए कोई कठिनाई नहीं है। अब चुनाव का कोरोना से क्या संबंध है? कोरोना को बढ़ाएगा चुनाव, लेकिन
किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग के दरवाजे नहीं पहुंचा, न सत्ताधारी दल न विपक्ष कि साहब बंद मत करिए इस समय चुनाव, या कोई ये भी कह देता और बड़ा कलेजे वाला होता कि हम बहिष्कार करते हैं। पहले सुन लेते हैं, एक राजनेता ने कम से कम इतना साहस तो दिखाया कि उन्होंने खुलकर अपनी बात की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। क्या आप सोच रहे हैं इसके लिए कि कुछ ऐसे सामाजिक कार्यक्रम सामाजिक संगठनों की मदद से शुरू किए जाएं जिससे ये बात लोगों को स्पष्ट हो कि कोरोना के साथ जीना है तो कैसे जीना है, किन सावधानियों के साथ जीना है? बिल्कुल, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि राजनेताओं को उसके आइकॉन के रूप में आना चाहिए, लेकिन अभी 5 राज्य के चुनाव हुए जिसमें सारे नेता चुनाव प्रचार करने गए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जी, और जी। एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि क्योंकि कोरोना है और कोरोना में भीड़ नहीं होना चाहिए, एक जगह लोग एकत्रित नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आम सभा नहीं करूंगा, एक भी नेता ने नहीं कहा। यदि ऐसा कोई भी नेता बोलते तो निश्चित उसे एक आदर्श नेता के रूप में, कोरोना योद्धा के रूप में सामने आता, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा कोई नहीं किया जी। तो हम तो गांधी के देश में रहते हैं। गांधी जी तो कभी बोल के संदेश नहीं देते थे, वो तो कहते थे मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। वो पहले करते थे और उसके बाद लोग उससे सीखते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम, तो आपने सुना कि क्या कहा कि भूपेश बघेल जी ने बात बड़ी मार्के की कही कि गांधी बोलते नहीं थे, वो अपने आचरण से संदेश देते थे। चलिए आज एक बार फिर बात करते हैं इसी विषय पर। ईमानदारी से कोशिश होगी, क्योंकि कब तक हम मुंह छिपाते रहेंगे सर? कब तक हम राजनीति की बात कह के और ये मानेंगे अरे नहीं भैया अपनी पार्टी का झंडा ऊंचा करके आए यार, अपन कहाँ शरद द्विवेदी भावुकता में उलझा रहे थे, महात्मा गांधी ये गांधी वो गांधी, माफ़ कीजिएगा गांधी बहुत सम्माननीय नाम है, महात्मा गांधी विशेषकर। लेकिन आज जो भी दोनों दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं बीजेपी कांग्रेस के, उनसे हमारी अपेक्षा रहेगी कि सर मुंह नहीं छिपाना है, खुलकर बोलना है। चलिए जो मिल लीजिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ सबसे पहले हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, पूर्व मंत्री, उनका बहुत स्वागत है। और राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के और सीनियर लीडर, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी साहब आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, चलिए पहले मैं राजपाल जी की टिप्पणी लेकर आगे बढ़ता हूं। जी राजपाल जी, आज खुलकर बोलिए सर। आज मैं ये नहीं कहता कि राजनेताओं के सम्मान पर संकट है, सवाल जरूर है, वो भी नहीं सुन पा रहे हैं। देखिए ऐसी बातें पता नहीं क्यों नहीं पहुंच पाती हैं राजनेताओं के कानों तक। हमारी टीम जरूर कोशिश करेगी। चैतन्य भट्ट जी, मुझे आप ही के पास आना पड़ेगा। राजनेताओं के कानों तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी, हमारी टीम कोशिश कर रही है। जी बोलिए चैतन्य जी। जी जी, देखिए शरद जी, सवाल इस बात का है कि राजनेताओं के सामने सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है सत्ता पे काबिज होना। उनको जनता मर रही है या रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है या ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इससे उनका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। उनके लिए प्राथमिकता थी 5 राज्यों के चुनाव। और आपने देखा होगा कि हजारों लोगों की भीड़ बाकायदा रैलियों के रूप में, सभाओं के रूप में लोगों ने इकट्ठी की। इवन अपने प्रदेश में देख लें, आप दमोह में देख लें, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ताधारी दल, दोनों ने ही अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी की जाए और उनके बीच में अपनी बात कही जाए। तो अब जब हम आदर्श मानते हैं अपने प्रतिनिधियों को, जिनको हम जिता के भेजते हैं, जिनको सत्ता में रखते हैं, अगर वो इस तरह का आचरण करेंगे तो आप आम जनता से या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनसे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि वो इस तरह की चीजों का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें या मास्क लगाएं। वो कहते हैं कि साहब आपके गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री को आपने कभी नहीं देखा होगा इतनी बड़ी पश्चिम बंगाल की रैली में कि वो कभी मास्क लगाए हुए हो। तो जब हमारे प्रतिनिधि खुद इस तरह के आचरण नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं आम जनता से। दूसरी बात आपने जो कही, और जैसे भूपेश बघेल जी ने भी कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा चुनाव आयोग से कि साहब हम अभी आप चुनाव ना करवाएं या हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। इतनी हिम्मत किसी राजनीतिक दल में बची कहाँ। दूसरी बात, चुनाव आयोग भी, आप देख तो रहे चुनाव आयोग की क्या स्थिति है। चुनाव आयोग जब चुनाव लगभग खत्म हो रहा तब वो बैठक बुलाता है कि साहब आप लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। और मुख्य चुनाव आयुक्त को आप देखिए, जिस दिन वो रिटायर हुए उसके दूसरे दिन उनको गोवा का राज्यपाल बना दिया जाता है।
तो चुनाव आयोग बचा कहाँ है? चुनाव आयोग से हम क्या उम्मीद कर सकते? चुनाव आयोग खुद निर्णय कर सकता था कि भाई अगर इस तरह की महामारी फैली हुई है तो हमें चुनाव नहीं करवाना। वो तो कह रहा नहीं साहब चुनाव तो जरूरी है। अभी उन लोगों ने मांग भी की थी कि भाई एक ही बार में जो बाकी के चरण पश्चिम बंगाल में बचे हैं, अगर वो एक चरण में हो जाए तो वो भी मानने तैयार नहीं था। तो चुनाव आयोग से भी हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। राजनीतिक दलों से तो खैर सवाल ही नहीं उठता है किसी प्रकार की उम्मीद करना। और वो भूपेश बघेल जी ने भी खुद स्वीकार किया कि हाँ मैं भी उसमें शामिल था। अगर वही ये कह देते कि साहब मैं नहीं जाऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हूँ, मैं प्रचार में नहीं जाऊंगा, तो हो सकता है कि उनको आदर्श राजनेता मान लिया जाता, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी। राहुल गांधी ने जरूर कहा कि मैं अपनी रैलियां कैंसिल कर रहा हूं, लेकिन उनकी रैली थी कितनी? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस गई कहां? तो सवाल इसी बात का है कि अगर हम कोई भी बात कहते हैं तो पहले हमें अपने आचरण में उतारना पड़ेगा ना, तब तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि आप इस बात को। महात्मा गांधी से जब किसी ने कहा कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, आप इसको मना करिए, तो उन्होंने कहा 1 महीने बाद आप आइए तब मैं इनको बताऊंगा। जब 1 महीने बाद जब वो गया तो उन्होंने कहा साहब आप उसी समय क्यों नहीं कह दिया? तो बोले मैं भी गुड़ खाता हूँ, पहले मैंने गुड़ छोड़ा है, तब मैंने उस बच्चे से कहा कि आप गुड़ छोड़ो। तो इस तरह के नेता अब बचे नहीं है। अब तो ये है कि टोटल हमें पॉलिटिक्स करना है। अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में ये कोरोना को लेकर भी किस तरह की राजनीति हो रही है, घृणित राजनीति हो रही है। होना तो ये चाहिए कि चाहे वो विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे सामाजिक हो, लोग हों, उनको सबको इकट्ठा होकर सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो होना चाहिए कि हम अपनी जनता की जान कैसे बचाएं। लेकिन इसमें किसी की कोई रुचि नहीं दिखाई देती। जी जी, चलिए मैं चलता हूं राजपाल सिंह सिसोदिया के पास। और सिसोदिया जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे लगता है हमें उनको फ़ोन पर ले लेना चाहिए। राकेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे लगता है हम दोनों मित्रों को फ़ोन पर ले लें, राजनीतिक मित्रों को। कुछ तकनीकी त्रुटि है, आप सीधे फ़ोन पर ले लें और सीधे हम इस बातचीत पर उनकी टिप्पणी की तरफ हम बढ़ चलें। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनेता और राजनीति ये दोनों इतना इनका पक्ष नीचे जा चुका है कि हम सब उम्मीद और आस्थावान ही नहीं रह गए हैं। राजपाल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा था सर कि राजनीति और राजनेताओं को लेकर जो आस्था का हमारा पक्ष है वो क्या इतना नीचे चला गया है कि हम हर चीज़ में लाभ हानि के गणित की तरफ ही उनकी तरफ देख रहे हैं। आज मैं अपेक्षा रखूंगा आपसे कि आप बहुत खुलकर अपने मन की बात कहें। नहीं, निश्चित तौर पर मेरा ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है व्यक्तिगत तौर पर भी कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता को हर विषय में रखना चाहिए अपनी आइडियोलॉजी सामने या अपनी विचारधारा सामने, और हर बात में जो है राजनीतिक एजेंडा सेट करना चाहिए, ऐसा ठीक नहीं है। आइडियोलॉजी अपनी जगह है पार्टी की, पर जब मानवता संकट में होती है तब सब लोगों को मिलकर कहीं ना कहीं समाज के मनोबल को बढ़ाने का काम करना चाहिए। देखिए निश्चित तौर पर कथनी और करनी में जब अंतर आता है, बोल वचन कुछ और होते हैं और व्यवहार जीवन में कुछ और दिखता है, तो फिर आसपास डगमगाने लगती है। आम व्यक्ति जब ये सब देखता है अपने जनप्रतिनिधि में या अपने नेता में या समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की तरफ जब लोग देखते हैं और उसको देखते पाते हैं कि वह कहते कुछ है करते कुछ है, या हर बात पे राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं, या हर बात पर राजनीतिक वोट का गणित या तुष्टीकरण की बात या अपना समीकरण साधने की कोशिश करते हैं, तो फिर लोग भी उनके ऊपर ऐसे समय में अविश्वास करने लगते हैं। आम जन के मानस में भी स्थान वो पा नहीं पाते जिस स्थान के वो हकदार होते हैं। वास्तविक में तो ऐसे समय पर जब पूरे विश्व में संपूर्ण मानवता संकट में है, जीवन संकट में है, कम से कम ऐसे समय में तो वो रोगी जो इलाज करवा रहे हैं या वो डॉक्टर्स जो अपनी जान की बाजी लगाकर इलाज दे रहे हैं, या वो पैरामेडिकल स्टाफ जो कहीं न कहीं अपने स्वयं की जान की बाजी लगाकर जो है रोगियों को ठीक करने में लगे, उनका मनोबल कैसे बढ़े, इस प्रकार की बातें करने का काम करना चाहिए सभी राजनीतिक दल के लोगों को, वो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। बिल्कुल कहीं अगर कुछ नाकामी भी है तो उस नाकामी को भी किस प्लेटफॉर्म पे उठाना, कैसे उसको दुरुस्त करना, और अगर कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको एप्रिशिएट करते भी आना चाहिए। और ये करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि हम जिन राज्यों में विपक्ष में हैं
हम इस प्रकार की बातें नहीं कर रहे हैं कि जिससे मैं आता हूँ सिसोदिया साहब, लौटता हूँ आपकी तरफ। चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं लौटता हूँ आपकी तरफ, मैं लौटता हूँ सर आपकी तरफ, मैं लौटता हूँ, मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? मैं लौटता हूँ आपकी तरफ, मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। चौधरी साहब, इंदौर के विधायक जो हैं कांग्रेस के, शुक्ला जी, वो कहते हैं मैं आत्मदाह कर लूँगा। उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं, उनकी तकलीफ़ को हम समझ सकते हैं, लेकिन आत्मदाह के बजाय अगर वो कहते हैं कि अब तो मैं घर ही नहीं जाऊँगा, मैं 24 घंटे में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आज से स्वयं को समर्पित कर रहा हूँ, क्या चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो कोई नेता, ये कितने क्षोभ की बात है कि अगर कोई नेता इस समय कोरोना पॉजिटिव हो रहा है तो वो या तो किसी रैली से लौटता है, या फिर वो जो बंगले पर भीड़ लगती है कि ये करा दीजिए वो करा दीजिए, उससे वो कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। वो ऐसा नहीं है कि किसी कोरोना के आईसीयू के सेंटर में गया है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकांश की बात कर रहा हूँ। अधिकांश नेताओं, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा हैं, मैंने जो समाचार अब तक देखे हैं, ऐसा नहीं है, हो सकता है अधिकांश ने किया हो, बताया ना हो, ऐसे त्यागमूर्ति विधायक हों, लेकिन मैंने चुनिंदा लोगों का ही सुना कि साहब हमने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ दे दिए, 50 लाख दे दिए, 30 लाख दे दिए, 230 में से और 30 संसद सदस्यों में से। क्या मानक प्रस्तुत कर रहा है आज का राजनेता? कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन उत्तर चाहूंगा सर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। 2 चीजें हैं राजनीति में, एक सत्ता और एक विपक्ष जी। जो सत्ता में रहेगा ट्रेजरी उसके हाथ में रहेगी, व्यवस्थाएं उसके हाथ में। एक अच्छे विपक्ष को चाहिए कि उसके संकट के समय में और अच्छे कामों की प्रशंसा करनी है। जैसे आपने कुछ विधायकों का जिक्र किया, उन्होंने अपनी विधायक निधि दी, तो मैं जिक्र करना चाहता हूं श्री राजेंद्र शुक्ल जी का। उन्होंने अपनी पूरी विधायक निधि रीवा कलेक्टर को दे दी कि कोरोना के इसमें उपयोग। जहां तक संजय शुक्ला जी की बात, संजय शुक्ला जी चूंकि कम उम्र है और भावुक ज्यादा हो गए हैं और इस वजह से उन्होंने ये वक्तव्य दे दिया है। लेकिन मैं मूल बात पे इस पे आना चाहता हूँ कि ये पिछले 1.5 वर्ष से ये महामारी चल रही है। हम देश में, प्रदेश में क्या करने वाले हैं? भाई, जब ये महामारी चल रही थी तब आपकी तैयारी नहीं थी। दूसरा फेज आने के पहले महाराष्ट्र में आ चुका था। आप अगर सरकार की जिम्मेदारी है कि आप दवाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, आप बेड नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, तो अब ये विपक्ष में बैठे हुए विधायक या विपक्ष का नेता तारीफ करे शिवराज सिंह जी की कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप गैस नहीं दे पा रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप दवा नहीं दे पा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ये आफत का समय है और शिवराज सिंह जी की महती जिम्मेदारी है। उस समय रहते हुए चुनाव में तो लगे रहे, लेकिन न तो उस इंजेक्शन की व्यवस्था की। और अब देखिए आप, ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन 45 साल के ऊपर के लोगों को लगेगा। अरे भाई, वैक्सीनेशन की बच्चों को भी जरूरत है, महिलाओं को भी जरूरत है, जो आज 3rd फेज में निर्णय कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। ये शुरू में क्यों नहीं किया कि एक तरफ से सबको लगना चाहिए? मेरा मानना यह है कि राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये भाषण देने से और इन चीजों से कोई लाभ नहीं हो रहा है। भोपाल भयावह स्थिति में है, जबलपुर भयावह स्थिति में, इंदौर भयावह स्थिति। और शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 6 महीने पहले कहा था कि मैं ऑक्सीजन के प्लांट लगवा रहा हूँ, 6 प्लांट लगवा रहा हूँ, 1 प्लांट की भी शुरुआत नहीं हुई। और जो दवा देने की बात कर रहे हैं किट की, डॉक्टर साहब, वो बहुत मामूली दवाएं हैं जो बंटती हैं हॉस्पिटल की। कोरोना का इंजेक्शन आपको देना चाहिए। ये जो महामारी चल रही है और इतने ब्लैक में बिक रहा है, अब आप देखो कि हमीदिया हॉस्पिटल से अगर चोरी हो जाए इंजेक्शन, तो इसके लिए शिक्षा मंत्री को दोषी नहीं मानेंगे, इसको एजुकेशन, इसको हेल्थ मिनिस्टर। तो आप कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। आप क्या ये रहे हो कि इसको पक्ष और विपक्ष में उलझा दें। विपक्ष का काम है कि जनता के हित में बात करना, और अगर नकरमंड और नालायक कोई सरकार है जो व्यवस्था नहीं कर पा रही है, उसके खिलाफ बोलना कि आप व्यवस्था करिए। आप ट्रेजरी में बैठे हुए लोगों को, अगर ये मध्य प्रदेश की स्थिति बन रही है, आप जो बातें कह रहे हैं, जिम्मेदार है, आप जो बातें कह रहे हैं, ये विश्वास सारे जिम्मेदार है। लेकिन पीरियड पूरा मिला। चौधरी साहब, आपातकाल जब भी होता है,
आप बहुत विज्ञ राजनेता हैं। एक टेम्परेरी सीज फायर भी होता है कि इस समय अगर हम, जैसे युद्ध है, आप अगर 1965 के युद्ध की बात करें तो हमारी क्या स्थिति थी जब चीन के साथ, चीन के पहले वाला जो 62 का युद्ध था उसमें हमारी क्या स्थिति थी, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन विपक्ष अगर 1962 में ये कहना शुरू कर देता कि भारतीय सेनाओं की क्या स्थिति कर दी गई, पूरे देश के मानस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपका अधिकार है कि तथाकथित नाकामियां जो भी हैं, जितनी भी हैं सरकार की, उन सबको उजागर किया जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा कहने से ऐसा लगता है कि जनता के मानस पर और उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो मशीनरी सरकारी जुटी है, उज्जैन में ही एक लीडर जो हैं, किस पार्टी की हैं छोड़िए, वो जाकर अस्पतालों में चिकित्सकों को भला बुरा कहना शुरू कर देती हैं। आखिर इन तरीकों से भी तो हम नहीं जंग जीत सकते हैं। खामी जाहिर करना आपका फर्ज है, लेकिन क्या हम क्योंकि ज़्यादा फेज लंबा नहीं है कोरोना का, ये हम मई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक डाउन ट्रेंड देख सकते हैं, उसके बाद हमले किए जा सकते थे। आप क्या कहेंगे चैतन्य भट्ट जी? फिर मैं सिसोदिया जी की तरफ आऊँ। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शरद जी। देखिए, ये समय ऐसा नहीं है कि आप सत्ता पक्ष को इस तरह से गालियां दें या उसको नाकाम कहें, नालायक कहें। ये समय तो ऐसा है कि हमें सबको मिलकर, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, ठीक। लेकिन ये शब्द चुभता बहुत है चौधरी साहब, ये शब्द का भी उपयोग करना चुभने वाला शब्द है ये, क्योंकि ये ऐसी स्थिति है। इसमें देखिए, इसमें निश्चित तौर पे पूरी जो आम जनता है उसकी निगाहें सरकार पे और विपक्ष पे, दोनों पे। उसको ये लगता है कि सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर हमारी जान बचाए। अगर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, आपने कहा कि वो चुनाव में लगे हुए थे बीजेपी वाले, तो भाई कांग्रेस वाले भी तो चुनाव में लगे हुए थे। कांग्रेस किस नेता ने कहा कि साहब मैं चुनाव में नहीं जाऊंगा और मैं जनता की सेवा करूंगा? जहां तक विधायक निधि या सांसद निधि की बात है तो वो तो सरकारी पैसा है। आप कुछ भी पैसा, तो किसी जबलपुर में एक तरुण भानोट भर एक ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपनी जेब से 5 लाख रुपए दिए। बाकी सब लोगों ने, किसी ने भी एक नया पैसा अपनी जेब से नहीं दिया, सांसद निधि से या विधायक निधि से दे दिया। तो इसमें कौन सी बड़ी तारीफ की बात है कि आपने सरकारी पैसा सरकार को दे दिया? आपको तो ये होना चाहिए, अब जैसे आपने इनकी भी बात की, संजय शुक्ला जी की, आत्मदाह से क्या होगा? आपने जो बात कही कि आपको वहां पर बैठना चाहिए कि मैं एक दिन की 1 मिनट के लिए भी घर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ सेवा करूंगा जो पीड़ित लोग हैं, या उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं मैं करूंगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वही है शरद जी, कि जो पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें फिर सारी चीजें जो हैं वो किनारे हो जाती हैं। सिर्फ ये होता है कि चलिए मैं सिसोदिया जी की राय ले लूं। भट्ट साहब, वक्त कम है जी। सिसोदिया साहब। जी सिसोदिया जी। जी, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ जी कि अपनी बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने आदरणीय चौधरी जी ले आए जुबान पे कि सरकार को घेरने का काम हमारा है। ठीक है, सरकार को घेरिए, आप सदन में घेर लीजिएगा, और भी बहुत सारे मुद्दे रहेंगे उस पर घेर लीजिएगा। सरकार भी तैयार है आपके जवाब देने के लिए। परंतु इस प्रकार से ये कोई खाली मध्य प्रदेश में है महामारी, ऐसा नहीं है। जहाँ कांग्रेस शासित है वहां भी है, पूरे विश्व में ये व्याप्त। और जब पूरे विश्व में यह बीमारी है तो ऐसे समय में धैर्य का परिचय देते हुए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे काम की तारीफ करो, हम ये कह रहे हैं कि आप कम से कम लोगों का मनोबल तो न गिराएं, कम से कम आप भ्रांति तो न फैलाएं। आप समाज के अंदर बेकार की बातें करके नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो हमारे स्टाफ काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन लोगों का उत्साहवर्धन करने की आवश्यकता है। जो इलाज ले रहे हैं लोग, उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये बीमारी, कोरोना के बारे में ऐसा कहना है कि ये आधी जंग तो आदमी अपने मनोबल से जीत सकता है, रोगी। और ऐसे में आप नकारात्मकता का वातावरण फैला के उनको हतोत्साहित करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो इलाज भी नहीं ले पाएंगे। कांग्रेस किस मुंह से ये बात कह रही है कि चुनाव में, अरे आखिरी दिन जो रैली थी माननीय मुख्यमंत्री जी दमोह में, उस रैली में नहीं गए, पर कमलनाथ जी को तो पूरे प्रदेश ने देखा बिना मास्क के रैली करते हुए। तो कथनी और करनी में जब अंतर आएगा, जब आप इस प्रकार से बात कहते कहते मैं उसी विषय पे जहां से बहस शुरू हुई थी वहां आ रहा हूं कि जब आप कथनी और करनी में अंतर आएगा, आप एक तरफ तो कहेंगे कि दमोह में रैली मत करिए, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपना नियत दोहरा
कार्यक्रम रहता है उसे निरस्त करते जो पहले से तय था। पार्टी का कैलेंडर था, कोरोना नहीं आया उसके पहले का कैलेंडर था, उसमें चुनाव के अंतिम दिन दमोह में रोड शो करना था, परंतु उसको माननीय मुख्यमंत्री जी वहां की गंभीरता को देखते हुए, वहां कोविड के फैलाव को देखते हुए रोकते हैं, परंतु कमलनाथ जी जाते हैं। आज जाके इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हम रैली नहीं करेंगे। ये तो हम कर चुके हैं ना मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान जी उदाहरण तो प्रस्तुत कर चुके हैं ना। अब संजय शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि सिसोदिया जी अनुमति दें तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा उनके। जी जी जी, मैं ये कहना चाहूँगा सर, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये इस पर हम बात करके क्या क्या निष्कर्ष निकाल लेंगे। आखिर जो दोष देखते हैं वो तो भगवान राम और कृष्ण में भी दोष देख लेते हैं। ये राम पर भी क्षेपक लगा कि मैं थोड़ी हूँ उनकी तरह की इतने एक लंबी अवधि तक पत्नी जो है वो किसी पराये पुरुष के उसके महल में रही और फिर मैं ले आऊँ। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मुझे बताइए कि ठीक है, आप किसी उद्योगपति के लिए अगर कांग्रेस बीजेपी के विधायक साथ मिलकर सदन में आवाज़ उठाएं तो हम भी उंगली उठाएं कि देखिए साहब, एक उद्योगपति को या किसी व्यक्ति को या किसी अधिकारी को बचाने की कोशिश मिलकर कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों का एक भी विधायक मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का साथ में किसी अस्पताल में नजर नहीं आया। सर, कैसी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? आप लोग दल बदल लेते हैं सुविधा अनुसार या विचारधारा परिवर्तित करके, कांग्रेस का विधायक बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी का कांग्रेस में आ जाता है, लेकिन आप हमें क्या प्रत्यक्ष रूप से आप साथ नहीं चल सकते? बड़ा सवाल मैं छोड़ रहा हूं, कई बड़े प्रश्न हैं, लेकिन अगर सर हम ऐसा करते रहे। आपका सवाल है जी, स्वागत योग्य सवाल है। हम क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठकें कर रहे हैं जिला स्तर पर, तो उस मैनेजमेंट की बैठकों में हम बराबर विपक्ष के साथियों को भी साथ बिठा रहे हैं। नहीं सर, इस पीड़ा के समय सिसोदिया जी, आप लोगों को अस्पतालों में भी साथ दिखना चाहिए। आपको सिसोदिया जी के साथ उज्जैन में कांग्रेस का नेता जाना चाहिए और दोनों बिल्कुल अंगद के पैर की तरह साथ बैठे, राम और श्याम की तरह, और ये कहें कि साहब हम हिलेंगे नहीं। हम एक दूसरे की विचारधारा के कट्टर विरोधी हैं हर मसले पर, लेकिन यहां मानवता की लड़ाई है, यहां हम राम और श्याम हैं। करिए सर, यही आग्रह है। बहुत धन्यवाद, भावुक हो गया हूं तो माफ कर दीजिएगा। सिसोदिया जी, चौधरी साहब, चैतन्य भट्ट साहब, नमस्कार।